हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे अगर आप मेरे चैनल पे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स आए थे, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसलिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए हम अपने फ़ैन फिक्शन चेंजिंग योर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगी के मेंशन में एक लड़की आई थी जो विंग के देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, और वो विंग से कह रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, है ना। ये सुनते ही विंग ऑकवर्ड हो जाता है। वो पहले तो सोचता है कि उसे क्या कहना चाहिए, उसके बाद वो अपने गले को साफ करते हुए कहता है हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही था, लेकिन मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, इसलिए मैं इस मेंशन में हूँ। ये सुनते ही वो लड़की अपनी नैरो आई से विंग की तरफ देखने लगती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि विंग वहाँ पे है, एंड वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के ही लग रहा था। फिर वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, वांग जी, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे जितना पता है तुम इस मेंशन में अकेले रहते हो, है ना। ये सुनते ही वांग जी उस लड़की को घूर के देखता है। उसके बाद उसका नज़र विंग की तरफ जाता है, जिसके एक हाथ में कप नूडल्स था और एक हाथ में चॉपस्टिक था। उसके मुंह पर अभी भी वो नूडल्स भरे हुए थे और वो अभी भी उस नूडल्स को चबा रहा था। वांग जी फिर से रोज़ की तरफ देखता है और रोज़ की तरफ घूरते हुए कहता है, रोज़, मुझे नहीं लगता विंग यहाँ पे है या नहीं, ये जानने में तुम इंटरेस्टेड होगे, और तुम्हें होना भी चाहिए। ये सुनते ही रोज़ अपने आईब्रो को स्ट्रेट करते हुए कहता है, वांग जी, भूलो मत, मैं एक टाइम पे तुम्हारा फियांसे थी। ये सुनते ही वांग जी कहता है, तुम थे, अब नहीं हो, इसीलिए अपनी हद पार मत करो। तभी रोज़ चिढ़ते हुए कहती है, इस एंगेजमेंट को मैंने नहीं, तुम्हारी मदर ने तोड़ा था। तभी रोज़ अपने फेस को काम करते हुए और शांत होते हुए कहती है, बेबी, हमारे पास अभी भी टाइम है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है और हमारे बीच कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। विंग अपने ग्रिप को अपने कप नूडल्स में टाइट कर लेता है। उसे लग रहा था कि वो रियली में एक ड्रामा देख रहा है और अब उसे इंजॉय करना चाहिए, इसलिए फिर से वो अपनी चॉपस्टिक को उस नूडल्स में घुसा कर अपने मुंह में नूडल्स को डालने ही वाला था कि वांग जी विंग को घूर के देखता है, जिसे देख के विंग तुरंत ही रुक जाता है अपनी जगह पे। फिर वांग जी रोज़ के हाथ को दूर पुश करते हुए कहता है, रोज़, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। मेरी मदर ने ऑलरेडी तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लिया है और सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये सुनते ही रोज़ गुस्से होते हुए कहते हैं, वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वांग जी अपने गुस्से को काम करते हुए एक स्मित करते हुए रोज़ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें तो पता भी नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें याद तो है ना, तुम्हारे घर वालों ने मेरे घर वालों के साथ क्या क्या किया है। ये सुनते ही रोज़ का फेस पेल हो जाता है। रोज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सैड टोन में कहता है, वांग जी, मुझे पता है मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें पता है ना मैं इनोसेंट हूँ। ये सुनते ही वांग जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, तुम इनोसेंट हो? तुम बेवकूफ़ किसी और को बना सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बना सकते हो, तुम्हारे दोस्तों को बना सकते हो, तुम्हारे आसपास के लोग को बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा नेचर, इसलिए अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं मजबूर हूँगा बॉडीगार्ड्स को यहाँ के बुलाकर तुम्हें धक्के मार के इस मेंशन से निकाल देने में। ये सुनते ही रोज़ गुस्सा हो जाती है, वो और कुछ नहीं बोल पाती। हाँ, वांग जी ऐसा कर सकते हैं एंड वो धक्के मार के रोज़ को यहाँ से निकाल सकता है, जो रोज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होगी। इसलिए वो अपने पैर को पटकती है और एक बार विंग को घूरती है। रोज़ को विंग को यहाँ देखकर रोज़ जितना ज़्यादा शॉक थी उतना ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो शायद यहाँ विंग को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए विंग को घूर कर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। सैंडल की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो जाती है। विंग अभी भी मेन डोर की ओर से बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे उसे और रोज़ नहीं दिख रहे थे। विंग सोचता है, क्या वो लड़की चली गई? वैसे ये थी कौन? मुझे तो इन दोनों की बातें सुनकर ये लगा कि ये दोनों फियांसे थे, लेकिन इन दोनों का ब्रेकअप क्यों हो गया? क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है? ऐसा सोचते हुए वो मेन गेट की तरफ ही देख रहा था। उसे समझ भी नहीं आया कि वांग जी उसके पास आके खड़ा हो चुका है। जब उसकी नज़र सामने की तरफ जाता है, वांग जी को अपने इतने करीब देखकर विंग की तो सांसें रुक जाता है। वो तुरंत ही पीछे हटने लगता है। उसके हाथ से वो कप नूडल्स और वो चॉपस्टिक छूट चुका था। वांग जी तुरंत ही विंग को बैक से पकड़ लेता है और उसे अपने सामने कर लेता है, ताकि विंग पीछे की तरफ हटते हुए ना गिर जाए। वांग जी को इतने सामने देखकर विंग का दिमाग ब्लास्ट हो चुका था।
विंग अपने मन में ही चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, ये इंसान मेरे इतने करीब क्यों है? क्या इस इंसान को पता नहीं कि हैंडसम मैन मेरी कमज़ोरी है? और गॉड स्वेयर, ये इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम है कि इसके इतने करीब होने से मैं सांस तक नहीं ले पा रहा हूँ। फिर विंग इसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है और वांग जी को पीछे धक्का देते हुए कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ को छोड़िए, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाने लगा और वांग जी के हाथ को अपनी कमर से हटाने लगा। तभी वांग जी विंग को छोड़ देता है और विंग के सामने घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो विंग अपने आप को संभालता है और वांग जी की तरफ बिना देखे कहता है कि मुझे भूख लगी थी, मुझे कुछ खाना था, इसलिए मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था। ये सुनते ही वांग जी नीचे पड़े हुए उस कप नूडल्स के कप को देखते हुए कहता है, तुम ये खा रहे थे, तुम्हें भूख लगी थी तो विंग अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ मुझे कुछ दिखा नहीं, बस यही दिखा, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे यही खाना चाहिए। ये सुनते ही वांग जी एक घर से सांस भरते हुए कहता है, तुम बीमार हो, तुम्हें ये सब नहीं खाना चाहिए। फिर वांग जी फ्रिज में जाता है और कुछ फ्रोज़न चिकन और वेजिटेबल बाहर निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप बना देता हूँ। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो अपने मन में ही सोचता है, क्या इस हैंडसम इंसान को खाना कुकिंग भी करना आता है? ऐसा सोचते हुए वो वहीं पे ही पड़ा हुआ पास के टेबल पे बैठ जाता है। वहाँ पे एक चेयर भी पड़ा हुआ था, लेकिन विंग ने टेबल पे बैठा था और वहाँ पे अपने लेग्स को फोल्ड करके वांग जी को देख रहा था। विंग की बैठने के स्टाइल को देखकर वांग जी शाय करता है और वेजिटेबल को चॉप करने लगता है। थोड़ी ही देर में वांग जी का कुकिंग फिनिश हो चुका था। उसने बस सिंपल सा सूप बनाया था और उसके साथ प्लेन राइस बनाया था। उसने एक प्लेट में और एक बाउल में उस सूप को और उस राइस को रखा था और विंग के सामने करते हुए कहता है कि खा लो। ये सुनते ही विंग उस खाने पर टूट पड़ता है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था और उसने तो नूडल्स भी कंप्लीट नहीं खाया था। वो खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था कि विंग खुद को रोक ही नहीं पाता और वो तुरंत ही खाने लगता है। उसने खाने से पहले एक बार वांग जी से भी नहीं पूछा था। जब उसका खाना आधा हो चुका था और वो देखता है वांग जी अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो विंग नर्वसली वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्या तुम्हें भी खाना है? ऐसे कहते हुए वो अपनी सूप की एक चम्मच लेता है और वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो। ये देखते ही वांग जी विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं अभी नहीं खाऊंगा। फिर वांग जी अपने एप्रन को ओपन करते हुए कहता है कि ये सारे बर्तन को बेसिन में रख देना, मेट्स बाद में आके धो देंगे। विंग बस अपने सिर को नोट करता है और फिर से खाना को खाने लगता है। वांग जी एप्रन को वही साइड पे रखता है और अपने रूम के लिए चला जाता है। रूम में जाने से पहले वो विंग को बता देता है कि वो ठीक से मेडिसिन ले ले। विंग भी अपने सिर को नोट करता है और वांग जी को जाते हुए देखता है। तभी उसे दरवाजे पर फिर से किसी के चल के आने की आवाज़ें सुनाई देता है, जिसे सुनकर वांग जी भी रुक जाता है स्टेयर्स पर और फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। वो अपने सिर को मसाज करते हुए कहता है कि अब फिर से कौन आ गया। तभी हम देखते हैं गेट से एक लड़की वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि ब्रदर, क्या वो लड़की रोज़ फिर से यहाँ आई थी? ये सुनते वांग जी उस मैमे की तरफ घूर के देखते हुए कहता है कि हाँ, वो तुमसे बड़ी है, तो तमीज़ से पेश आओ। ये सुनते ही मैम अपनी आइज़ को रोल करते हुए कहता है कि उसके लिए मेरे मुंह से कोई तमीज़ वर्ड नहीं निकलेगा। वांग जी को पता है मैम कैसे है, इसीलिए वो बस शाय करते हुए कहते हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मैम वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि ब्रदर रुक जाइए, आप पहले बताइए कि विंग कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। मदर ने मुझे बताया उसका कंडीशन के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के साथ उसके रूम की तरफ जाने लगा। मैम को लगा विंग शायद वांग जी के रूम में होगा। तभी मैम के वांग जी रोकते हुए कहता है कि वो यही है। ऐसा कहते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ पॉइंट कर देता है। मैम जब विंग को उधर देखता है तो भाग के विंग की तरफ जाते हुए कहते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना? मैम को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी विंग से मिलने के लिए और वो हैप्पी भी है विंग को इस तरह से खाते हुए देखकर। विंग अभी भी टेबल पे बैठा हुआ था और खाने को खा रहा था। अपने सामने एक अनजान औरत को देखकर विंग सोचता है, अब ये कौन है, क्या ये भी वांग जी का? तभी वो सोचता है, नहीं, अभी इस लड़की ने वांग जी को ब्रदर कहा, मतलब ये उस खड़ूस इंसान का बहन होगी। ऐसा सोचते हुए विंग अपनी भरा हुआ मुंह के साथ ही मैमी की तरफ देखकर स्माइल कर देता है। फिर मैम चेयर को पुल करते हुए बैठते हुए कहते कि तुम खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर विंग अपने सिर को नोट करता है और वांग की तरफ देखता है। वांग जी मैम की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे ज़्यादा परेशान मत करो, उसके खाने के बाद ही बात करना।
ये सुनते ही मैम अपने आइज़ को रोल कर देता है और वांग जी वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी मैम विंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, विंग जल्दी से खाना खा लो और ब्रदर की बात को इग्नोर करो, वो तो ऐसा ही है। ऐसा कहते हुए अपने फ़ोन को निकालता है और विंग के खाना फिनिश होने का वेट करने लगती है। विंग भी तुरंत अपने खाने को फिनिश करता है और अपने सारे बर्तनों को बेसिन में रखने के लिए जाता है। मैम तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ी होती है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, चलो तुम्हारे रूम कहाँ है, तुम कौन से रूम में रह रहे हो, क्या तुम ब्रदर के रूम में नहीं रह रहे। ये सुनते ही विंग अपने सिर को नाम में शेक करते हुए कहता है कि नहीं, उसके लिए अलग रूम है। ये सुनते ही मेहमा चिढ़ते हुए कहते हैं, ब्रदर को तुम्हें अलग रूम में नहीं रखना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब है, अगर तुम्हें कुछ हो गया बीच में तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। ये सुनते ही विंग मेहमा को कंसोल करते हुए कहता है कि वो अभी ठीक है, वो अकेला रह सकता है। विंग अपने मन में ही सोचता है, वैसे भी हैंडसम मैन उसकी कमज़ोरी है, ऊपर से अगर वो 24 घंटे वांग जी के साथ रहा तो शायद वो ब्रेथलेस होकर मर ही जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो वांग जी को थैंक्स कहता है मन में कि वो उसे अलग रूम में रखा है। फिर म्याम्या विंग के साथ विंग के रूम में जाते हैं। विंग के रूम को देखकर म्याम्या कहते हैं, हाँ ये रूम भी ठीक है, लेकिन ब्रदर का रूम ज़्यादा बड़ा है क्योंकि वो मास्टर बेडरूम है। ये सुनकर विंग अपने सिर को नोट करते हुए वही बेड पर बैठ जाता है। म्याम्या भी विंग के पास बैठते हुए कहती है, वैसे मुझे मदर ने बताया कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, इसलिए मैं आ चुकी हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखकर स्माइल कर देता है। विंग अपने मन में ही सोचता है, क्या ये लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कब। फिर विंग अपने मन में ही सोचता है, मुझे लगता है कि उस खाई से गिरने के बाद मैं मर चुका था और मेरा जो सोल था उसका फिर से रीबर्थ हुआ है। इस वजह से शायद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए अनबिलीवेबल है और मुझे इस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा सोचना होगा। एंड पहले तो मुझे ये सब कुछ जानना होगा कि ये सारे लोग कौन हैं और ये इन लोगों के साथ मेरा रिलेशन क्या है। ऐसा सोचते हुए म्यामा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन क्या करता है और मेरे साथ किन का कैसी रिलेशन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनते ही म्यामा थोड़ा सा सैडली स्माइल करते हुए कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ विंग तुम्हारे लिए, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, तुम मुझे भी नहीं पहचान पा रहे हो। ऐसा कहते हुए वो पाउट करते हुए कहते हैं, लेकिन कोई ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा और सब कुछ बता दूँगा कि कौन क्या है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं किस लिए। ऐसा कहते वो विंग की तरफ देखकर एक विंग करती है और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, चलो मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ हमारी फैमिली फ्रेंडशिप से। ये ऐसा कहते हुए वो अपनी बातों को स्टार्ट कर देती है। लान फैमिली, वे फैमिली एंड लीव फैमिली। सबसे पहले जब उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो ये तीनों फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड थे एंड इतने अच्छे फ्रेंड थे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और लीव फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स ने तो डिसाइड कर लिया था कि उनके फैमिली का छोटे बेटे के साथ उनके फैमिली की छोटी बेटी का शादी भी करवाया जाएगा। ऐसा कहते हुए वो अपने आइज़ को रोल करते हैं। ये देखकर विंग कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचता है कि म्यामा रोज़ की बात आती है इतने इरिटेट क्यों फील करती है। फिर म्यामा फिर से बोलना स्टार्ट करती है। वे फैमिली में भी लान फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड करीबी दोस्त थे। स्पेशली मैडम वे और मेरी मदर बहुत अच्छी दोस्त थी। जब मैडम वे का डेथ हो चुका था तब मेरी मदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी एंड उन्हें सबसे पहले तुम्हारी ख्याल आए थे, क्योंकि मास्टर वे जो थे वो मैडम वे की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके थे एंड वो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते थे, जिस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। जब मेरी मदर को पता चला कि मैडम वे की डेथ हो चुका है और जिस वजह से तुम अब अकेले पड़ चुके हो, मेरी मदर ने तुम्हें मेरे साथ लंदन भेज दिया ताकि तुम वहाँ पे खुश रह सको मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। हम वहाँ पे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इवन हमने तो हमारा किंडरगार्टन, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल भी वहीं से कंप्लीट किया है एंड अभी कुछ टाइम पहले ही हम चाइना आया है हमारे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। ये सुनते ही विंग म्यामा की तरफ देखते हुए कहता है कि हम लंदन में थे तो फिर हमने लंदन से पढ़ाई क्यों कंप्लीट नहीं किया। ये सुनते ही म्यामा कहते, पता नहीं मदर ने हमें यहाँ बुलाया था एंड पहले तो मुझे समझ नहीं आया था उसका रीज़न, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि शायद मदर ने इसलिए हमें यहाँ पे बुलाया क्योंकि मदर ने शायद तुम्हारे साथ ब्रदर की शादी फिक्स करवा दी है। यह सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो म्यामा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारी कौन से ब्रदर
तभी म्यामे कहते हैं जिस ब्रदर के साथ तुम यहाँ रह रहे हो, खरूस लान वांगजी, ऐसा कहते हुए वो एक तेज से स्माइल करती है। तभी विंग म्यामे को रोकते हुए कहते हैं रुको रुको रुको, मैं जब वहाँ पे अपने नूडल्स को एंजॉय कर रही थी तब वहाँ पे एक लड़की आई थी, क्या नाम है उसका? तभी म्यामे अपने आइस रोल करते हुए कहते हैं लियू रोज, लियू फैमिली की छोटी बेटी। ये सुनते ही विंग कहते हैं वो वांगजी के फियांसे है ना, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था। तो म्यामे कहते हैं वो फियांसे थी, मैंने कहा ना कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और लियू फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि मेरे घर के छोटे बेटे और उनके घर की छोटी बेटी की शादी करवा दिया जाएगा। मेरे घर के छोटे बेटे लान वांगजी था और उनके घर की छोटी बेटी लियू रोज थी, इसीलिए उन दोनों की शादी फिक्स्ड हो चुकी थी। लेकिन लियू फैमिली एक धोखेबाज फैमिली है जिन्होंने अपनी असली रंग दिखा दिया और हमारे फैमिली के साथ धोखा कर दिया। इस वजह से मेरी मदर ने उनके फैमिली के साथ शादी तोड़वा दिया एंड उनके फैमिली के साथ सारी फ्रेंडशिप तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ बिट्रेट किया था। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिंग को समझ आ रहा था कि क्यों वो रोज़ के नाम से इतना ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिंग एक स्माइल करते हुए कहते हैं मतलब अब हम कॉलेज स्टूडेंट हैं। तभी मैम स्माइल करते कहते हाँ, हम दोनों की एज सेम है, हम दोनों 19 साल के हैं। मेरा जो छोटा ब्रदर है लान वांगजी वो अभी 24 साल का है और मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो अभी 30 साल का है। उनकी जो वाइफ है वो अभी 26 साल की है और अभी वो सिंगल है, मतलब उनके अभी कोई बच्चे नहीं हुए हैं। मदर ने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था कि ली फैमिली के साथ उनके सारे संबंध टूटने के बाद मदर ने डिसाइड किया था कि तुम्हारी और मेरे छोटे ब्रदर के एंगेजमेंट फिक्स करवा देंगे एंड अब तुम दोनों फियांसे हो। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे ब्रदर का फियांसे हूँ? ये सुनते ही मैम अपने सिर को नोट करते हुए स्माइल करती है। तभी मैम कुछ सोचती है, वो अपने मन में सोचती है मदर ने मुझे मना किया था विंग के पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ ना बताने, स्पेशली विंग के पर्सनल लाइफ के बारे में, और मदर ने शायद सही किया था। मुझे भी नहीं लगता विंग को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो एक स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि कब तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनते हुए विंग कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दबाजी करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी किसी को ठीक से नहीं जानता। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। तो विंग मैम की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तुमने सबके बारे में बताया लेकिन मेरे फादर के बारे में नहीं बताया। तुमने कहा कि वो ज़िंदा है, तो फिर वो है कहाँ? ये सुनते ही मैमा थोड़ा सा सैड होते हुए कहते हैं एक्चुअल में मिस्टर विद थोड़ा सा बीमार है। वो जब से तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है तब से ही वो बीमार रहने लगा है और इसी वजह से वो अभी भी लंदन में ही है। तुम उनके साथ ही रहते थे लेकिन तुम्हें यहाँ बुला लिया गया क्योंकि तुम्हारी और मेरे ब्रदर के एंगेजमेंट फिक्स करवा दिया गया था। विंग सोचता है मतलब मेरा फादर बीमार है और वो अभी लंदन में है। फिर विंग कुछ सोचता है और मम्मी की तरफ देखते हुए कहता है वैसे वो जो लियू रोज थी उसके साथ वांगजी का मतलब बचपन से एंगेजमेंट फिक्स था ना? मैं ईटिंग ने अपने सिर को नोट करती है। तो विंग कहता है मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे? तो मैं अपने आइस को रोल करते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं कभी नहीं, मेरे ब्रदर तो उसे ठीक से पसंद भी नहीं करती थी और मुझे पता है कि जब भी ये रोज़ मेरे घर में आती थी मेरे ब्रदर घर से भाग जाते थे ताकि उसे उस रोज़ का फेस ना देखने पड़े। ऐसा कहते हुए वो प्राउडली कहते कि मेरा ब्रदर इस तरीके से ठीक ही था कि मेरा पसंद और मेरे ब्रदर का पसंद सेम है, बिल्कुल सही। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखकर आँख मार देती है। विंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहते ओह अच्छा, मतलब उन दोनों में प्यार नहीं था। फिर मैम अपने हाथ को अपने बैग में घुसाते हुए अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहती है कि नहीं कभी नहीं था। ऐसा कहते हुए वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे ब्रदर का कभी उस रोज़ के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मेरे ब्रदर का किसी और के ऊपर इंटरेस्ट था। वो तो पूरी ज़िंदगी पढ़ने में और ऑफिस के काम में बिता दिया था। जब वो 18 साल का भी नहीं हुआ था तब से उसने अपनी कंपनी ओपन किया था और अपनी कंपनी को हैंडल करने लगा था, इसलिए उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो किसी और चीज़ में ध्यान दे सके। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली मम्मी की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो जब 18 साल का था तब से उसने कंपनी हैंडल करना स्टार्ट कर दिया था? तो मैम अपने सिर को नोट करता है और अपने आईपैड को ओपन करते हुए कहता है हाँ,
अब तुम ज़्यादा बकबक मत करो, अब मैं तुम्हें सारे फैमिली मेम्बर्स का फेस दिखाऊंगी और तुम्हें याद करना होगा सबका नाम, ओके। बिंग अपने सिर को नोट कर देता है। वो उन सारे लोगों के फेसेस को देखने लगता है। तभी म्यामा पहले वांग जी का फेस लाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा फियांसे लान वांग जी, लान कॉरपोरेशन का चेयरमैन का बेटा, जो पहले तो लान कॉरपोरेशन में ही काम करता था, लेकिन उसने फिर से अपने खुद का ओन कंपनी बीचन ओपन किया और अब बीचन कंपनी का सीईओ है और साथ में यंगेस्ट बिलियनियर भी। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और सबको इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। विंग शॉक हो गया था म्यामा के मुंह से ये सुनकर कि लान वांग जी यंगेस्ट बिलियनियर है। फिर विंग अपने उस लाइफ के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे उसने अपने कॉलेज लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाया था, क्योंकि वो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत ही जल्दी उसे जॉब ढूंढना पड़ा था, उसके बाद अपनी पूरी लाइफ जॉब करना पड़ा था। विंग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना था। इस वजह से विंग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाया था और उसे अपनी हैसियत के चलते एक नॉर्मल सा जॉब मिला था, जिसे विंग कर तो रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। विंग 26 ईयर्स का था, लेकिन उसने कभी भी डेट नहीं किया था क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था इन सारी चीज़ों के लिए। विंग अपनी लाइफ बहुत ही सिंपली गुजर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लाइफ चाहिए भी नहीं था। विंग को लगा नहीं था कि कभी वो उस लाइफ से बाहर निकाल पाएगा और ऐसी कोई लाइफ में आएगा जहाँ पे फिर से वो 19 ईयर्स ओल्ड का है और फिर से वो अपनी ग्रेजुएशन को एंजॉय करेगा। ऐसा सोचते हुए विंग के फेस पे एक स्माइल आता है और वो अपने मन में ही सोचता है कि इस बार कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जिएगा और वो सब कुछ करेगा जो वो करना चाहता है। ऐसा सोचते हुए वो स्माइल करता है और म्यामा की तरफ देखता है। म्यामा को पता नहीं कि विंग क्यों स्माइल कर रहा है, लेकिन वो भी विंग की तरफ देखकर स्माइल कर देता है। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा। फैन फिक्शन का ये पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।